मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर बीकानेर और दूसरे कई जो लोकसभा क्षेत्र है वहां के लोगों से संवाद किया है। दरअसल ये जो संवाद था वो राजस्थान विकसित राजस्थान 2047 को लेकर आयोजित किया गया था और ऐसे में सांसद और विधायकों के साथ में ये संवाद का जो कार्यक्रम था वो रखा गया था। इसमें सांसद और विधायक जो प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद यहाँ पर रहे थे। श्रीगंगानगर, झुंझुनू, चूरू और सीकर संसदीय क्षेत्रों के सांसदों, विधायकों, लोकसभा विधानसभा प्रत्याशियों और जिलाध्यक्षों के साथ सांसद विधायक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आज चर्चा की है। इस दौरान विकसित राजस्थान @2047 यानी 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए डबल इंजन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, उपलब्धियों और रोड मैप पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। अभी मैं हमारे माननीय पूर्व कैबिनेट के मंत्री और पार्टी के जिलाध्यक्ष, अभी विधायक के अध्यक्ष जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं जिस विजन से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जब इस राजस्थान की बागडोर संभाली, जब ही से इस राजस्थान को जो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को, उनके विजन को, विकसित भारत को आगे बढ़ाते हुए विकसित राजस्थान का संकल्प लेते हुए उन्होंने एक रोड मैप तैयार करके और इस राजस्थान के विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आपको बताऊं, जब पहला हमारा बजट था और वो बजट पूरी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बिना भेदभाव के सभी को बजट दिया है और उस बजट की आज 80% वो बजट की घोषणाएं थी, वो 80% हमारी पूरी होती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी आपने बताया कि जिस तरह से ये राम जल सेतु लिंक परियोजना का काम है, जो हमारे क्षेत्र के इस राजस्थान के लोग हमेशा ये चाहते थे कि हमारी नदियों से नदियां जुड़ के और इस राजस्थान में पानी आए, जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो योजना थी और आज उसको मूर्त रूप देने का काम किया तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने, जो कि आज उसका काम चल रहा है और उस पर पूरा काम हो रहा है। निश्चित रूप से वो जल्दी ही हमारे इस राजस्थान को आने वाले सालों में पानी मिलने वाला है, जिससे हमारे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और पेयजल का पानी भी हमें मिलेगा। राजस्थान के एक ऐसा उनका सबसे उल्लेखनीय कार्य मैं जो कहूंगा कि लगातार प्रवास पे और जिलों के दौरों पे रहते हैं, जो आज तक राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री इतने प्रवास दौरों पे नहीं गए जो लगातार रहते हैं, ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, जिससे न सिर्फ योजनाओं का क्रियान्वयन तेज होता है बल्कि आम जन से मुलाकात होकर क्या समस्याएं और है जिनका उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो। हम पिछली 15वीं विधानसभा में सदस्य थे, तब हमें याद है इसी मुख्यमंत्री आवास पर 20 महीने तक राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री कोविड काल में बाहर नहीं निकले और आज के समय हम देखते हैं मुख्यमंत्री जी लगातार संवाद, पार्टी के चाहे पदाधिकारी हो, पार्टी के विधायक हो, प्रत्याशी हो, आमजन हो, उनके द्वार हमेशा खुले रहते हैं और खुले रहने का उद्देश्य यही कि विकसित राजस्थान की परिकल्पना जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जा रही है, जो किसानों से होते हुए निकलेगी, जो व्यापारियों से होते हुए निकलेगी, यहाँ के छात्रों से, यहाँ के सभी संपूर्ण समाज समूह लोगों से निकलेगी। किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा देखिए, जैसे माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ERCP योजना, राम सेतु जल योजना का जिक्र कर रहे थे। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, पश्चिमी राजस्थान, जहाँ नहरों का तंत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4000 करोड़ रुपए नहरों के निर्माण के लिए वहां पे राशि घोषणा की गई और न सिर्फ घोषणा की गई बल्कि 2 दिन तक माननीय मुख्यमंत्री जी उस मई जून की गर्मी में 2 दिन वहां पर लगातार प्रवास करके उस क्षेत्र का दौरा करके आम किसानों से मिले। किस्म और सांसद विधायकों की और जिलाध्यक्ष इनका संवाद के कार्यक्रम का दूसरा दिन आज था। अभी चौथे चरण की बैठक पूरी हुई है। इस तरह मिलाकर के कुल 20 लोकसभा पूरे हुए। अगला आखिरी राउंड जयपुर और जयपुर के आसपास के 5 लोकसभा क्षेत्रों का होगा, वो थोड़ी देर बाद शुरू होगा। मैं कह सकता हूँ कि अभिनव प्रयोग राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अपना किया, एक नवाचार है बिल्कुल। पूरे सभी सांसद, विधायक, सांसद प्रत्याशी, भाजपा विधायक प्रत्याशी, पार्टी के जिलाध्यक्ष और पार्टी के प्रमुख नेता, ये सब बैठ कर के 1.5 साल में राजस्थान सरकार की जो विधानसभा में जितनी बजट घोषणाएं थी उनकी परफॉर्मेंस की स्थिति, मुख्यमंत्री की घोषणाएं उनकी परफॉर्मेंस की स्थिति, कितने काम पूरे हो गए, कितने प्रगति पर हैं, कितने अभी शुरू नहीं हुए, एक डिटेलिंग उसकी निकल करके आई। इसी तरह पूरे राजस्थान में जो स्थितियां, अलग अलग समय की स्थितियां हैं, आज जैसे बाढ़ की स्थिति, उसके बारे में चर्चा, बाकी सब राजनीतिक सामाजिक विषयों के ऊपर चर्चा, ऐसा एक पूरा संवाद इस सारे चर्चा
लोकसभा के अध्यक्ष और कोटा सांसद ओम बिरला ने कोटा और बूंदी में भारी बारिश के कारण हुए जलभराव और क्षति को लेकर सक्रिय कदम उठाए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक आकलन किया जाए और आम लोगों को तत्काल सहायता प्रदान की जाए। इसमें क्षतिग्रस्त घरों, पशुओं की हानि और मानवीय क्षति से प्रभावित लोगों को राहत सुनिश्चित करना शामिल है ताकि उनका जीवन सामान्य हो सके। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में जहां भी अतिवृष्टि के कारण जल भराव की स्थिति बनी, जिसके कारण बड़ी संख्या के अंदर मकानों में पानी बढ़ना, कुछ मकानों के टूटना, कुछ जानवरों की क्षति होना, मानवीय क्षति होना, इसके बारे में बूंदी जिले के अधिकारियों को कहा है कि कोटा बूंदी और बूंदी जिले के अधिकारी अपने सारे इलाके का आकलन करें और आम आदमी का जीवन सामान्य हो सके। आपदा राहत के नियमों के तहत उनको उचित सहायता मिले। जिन लोगों के मकान टूटे हैं या जानवर गए हैं या बर्तन कपड़े नहीं रहे, खाने के सामान नहीं रहे, उन सभी लोगों को आपदा राहत के नियमों के तहत उनको तुरंत प्रभाव से। आगे बढ़ते बात करते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के झुंझुनू दौरे की। तो झुंझुनू दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि झुंझुनू में नशा मुक्ति केंद्र और ओल्ड एज होम की जरूरत है। केंद्र सरकार वित्तीय सहयोग करेगी, जिला प्रशासन इसके लिए प्रस्ताव भेजे। दिव्यांगजनों और विशेष बच्चों के लिए योजनाओं को बढ़ावा देने पर उन्होंने जोर दिया है। पेंशन गड़बड़ी पर सख्ती, अपात्र हटाकर पात्रों तक लाभ पहुंचे, ये बात भी उन्होंने कही है। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली और यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र के बारे में, या ओल्ड एज होम के बारे में, यहाँ पर डिसेबिलिटी सेंटर के बारे में और डेफ एंड डम बच्चे जो बोल नहीं पाते, नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों के बारे में, और यहाँ नशा मुक्ति केंद्र और ओल्ड एज होम नहीं है तो उसके बारे में फिर जिले के प्रशासन से कहा गया कि इसको पोर्टल पर अप्लाई करा के स्टेट के थ्रू सेंट्रल पहुँचाएँ। उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र के लिए और ओल्ड एज होम के लिए रन करने के लिए केंद्र से जो सहायता दी जाती है वो सहायता उपलब्ध है। डीग जिले के कामा विधानसभा क्षेत्र में विधायक नौक्षम चौधरी की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौक्षम चौधरी ने पंचायत उपचुनाव और स्थानीय राजनीति को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए जो चर्चा का विषय है। उनके बयानों से भाजपा के भीतर और बाहर तनाव स्पष्ट रूप से सामने आया है, खासकर उनके और एक वर्तमान भाजपा मंत्री के बीच। उन्होंने दावा किया कि ये उपचुनाव दो गठबंधनों के बीच का था, एक तरफ कांग्रेस की पूर्व मंत्री जाहिदा खान और उनके समर्थक और दूसरी तरफ भाजपा के एक वर्तमान मंत्री जो कथित तौर पर पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। बिना नाम लिए नौक्षम ने इस मंत्री पर पार्टी के हितों के खिलाफ काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। इसलिए करते हैं, कुछ तो आप बहुत दूर से चल कर आए हैं और पत्रकारिता में सच को सच और झूठ को झूठ दिखाने की ताकत होती है। इसलिए आप सभी का इस छोटे से कार्यालय पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कामा में दो उपचुनाव थे प्रधानी के, कामा में और एक पहाड़ी में। हमने बीजेपी के सिंबल पर सिंबल दिए, बीजेपी के सिंबल पर दोनों प्रधानों को आपकी और जनता की कृपा से जिता कर लेकर आए हैं। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दो प्रधान कामा और पहाड़ी में उपचुनाव में बनाए गए हैं। कई दिनों से कुछ कुछ लहरें, कुछ कुछ खुशबुएं, कुछ कुछ महक अनेकों प्रकार की चल रही हैं। इस देश में दो नेशनल पार्टीज मानी जाती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो तो दूसरी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। अब आप इस बात की विडंबना देखिए कि कामा विधानसभा वैसे भी कांग्रेस की मजबूत सीट मानी जाती है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के वोटर सपोर्टर समुदाय बेस्ड यहाँ पर चुनाव होता है तो बहुत ज्यादा। सिरोही जिले में माधव विश्वविद्यालय परिसर में जिला रोजगार कार्यालय और विश्वविद्यालय के संयुक्त से आयोजित विशाल रोजगार मेले ने युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक अवसर प्रदान किया।
इस मेले में देश भर की 60 से ज्यादा प्रतिष्ठित कंपनियों जैसे भंसाली इंजीनियरिंग, प्रेस्टीन इंडस्ट्रीज और ग्लोबल हॉस्पिटल ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर ही इंटरव्यू के माध्यम से 1000 से ज्यादा युवाओं को चयन किया गया। मेले में नौकरी के साथ साथ करियर काउंसलिंग, इंटरव्यू तकनीक और स्किल डेवलपमेंट पर मार्गदर्शन भी दिया गया, जिससे युवाओं को अपने करियर की दिशा स्पष्ट करने में मदद मिली। जिला रोजगार अधिकारी राजू सिंह चौहान ने इसे युवाओं को उद्योग जगत से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया, जो सिरोही के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। माधव विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव माथुर ने इस आयोजन को शिक्षा और उद्योग के बीच सेतु बताया, जो कि युवाओं के लिए असीम संभावनाएं खोलता है। मेले में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार भावेश कुमावत, वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर संजीव सेठ और ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट निदेशक डॉक्टर अतुल मिश्रा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह आयोजन सिरोही के युवाओं के लिए रोजगार और करियर विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। से माधव विश्वविद्यालय में रोजगार मेले में अपने रोजगार की खोज के लिए आया हूँ और मुझे आशा है कि इस रोजगार मेले से मुझे भी रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही मैं राज्य सरकार की इस कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ कि युवाओं में रोजगार की जागरूकता के लिए जो मेला लगाया गया है वो सहर्ष आज पूरा होगा और साथ ही मैं भी रोजगार मेले का सहभागी बन के रोजगार। माधव विश्वविद्यालय में आज मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें सिरोही जिला रोजगार कार्यालय और माधव विश्वविद्यालय के तत्वाधान में रोजगार मेला रखा गया था, जिसमें 60 से अधिक कंपनियों ने यहाँ अपनी उपस्थिति दी और 1200 से अधिक लोगों को जॉब प्रदान की। इस मेले का मेन उद्देश्य था कि पढ़े लिखे युवकों को अच्छे से नौकरी मिले और इस जिले का नाम रोशन। हिंडौन सिटी से खबर है, जहां पर आरएएस प्री 2013 के चर्चित पेपर लीक गैंग के मास्टरमाइंड बर्खास्त व्याख्याता अमृतलाल मीणा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले को लेकर नादौती थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया गया है। परिजनों का आरोप है कि अमृतलाल को विषाक्त पदार्थ देकर मौत के घाट उतारा गया। इसका घटनाक्रम निम्न प्रकार रहा है। दिनांक 24/8/25 को सुबह करीब 9 बजे के समथिंग जनरल हॉस्पिटल हिंडौन सिटी से मेरे पास एक फ़ोन आया और उसमें बताया गया कि आपके थाना क्षेत्र के गांव कैमला का रहने वाला है अमृतलाल मीणा। उसकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखी हुई है, कार्रवाई के लिए पधारें। इस पर मैंने थाने से प्रेम सिंह एएसआई को रवाना किया। मैं जाब्ते के साथ में वो मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने के बाद में सरसरी तौर से बॉडी का निरीक्षण किया, उच्च अधिकारियों से मौके पर वार्ता की, उसके साथ जो बॉडी के साथ परिजन थे उनसे बातचीत की। परिजनों के द्वारा एक लिखित में तहरीरी रिपोर्ट वहीं हॉस्पिटल में पेश की गई। बांसवाड़ा पुलिस का अपराधियों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई की गई है। एरिया डोमिनेशन अभियान में बड़ी कार्रवाई करते हुए अभियान के दूसरे दिन पुलिस की सख्ती देखने को मिली। 72 टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने जिले भर में 275 स्थानों पर दबिश दी है। 85 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यालय के निर्देशानुसार एरिया डोमिनेशन का अभियान चला गया है और इसमें असामाजिक तत्व, वांछित अपराधी, सक्रिय अपराधी, इनके पकड़ने के लिए हम निरंतर दबिश दे रहे हैं और इसका अच्छा परिणाम भी आ रहा है। जो सक्रिय अपराधी हैं और जो वांछित अपराधी हैं, जो लंबे समय से अपराध कर रहे हैं और अपराध के बाद लंबे समय से फरार हैं, ऐसे काफ़ी संख्या में हमने अपराधी पकड़े हैं। कल भी पकड़े थे, आज भी पकड़े और आने वाले दिनों के अंदर भी अभियान चलेगा। तो हमें उम्मीद है कि हम इसमें अच्छी कार्रवाई करेंगे और इसका असर भी आएगा। जो क्राइम है उसमें मैं मानता हूं कि गिरावट आएगी और जो अपराधी हैं उनमें भय। सीकर के फतेहपुर में सांड ने बाइक सवार युवक पर हमला कर दिया, जहां बाइक सवार युवक को सांड ने सींगों पर उठाकर 4 फीट ऊपर उछाला और टक्कर मारकर 30 फीट दूर फेंक दिया, जिससे युवक को शरीर में कई जगह चोटें आई हैं। फिलहाल घर पर ही युवक का इलाज चल रहा है। तो वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। दरअसल ये पूरा मामला फतेहपुर कोतवाली थाना इलाके के सराफ पंचायत के पास का है। सांड मारने, टक्कर मारने से लागने के बाद में मेरे को पट्टे तो हॉस्पिटल पहुंचे भी के बाद में मेरे पट्टे मैंने सांड मैंने मारी। तो ये आपके कहाँ लगी है? मेरे दोनों पैरों की लगी, मेरे सिर की लगी। अच्छा, तो ये सिर फट गया या ये टांके वगैरह भी आए हैं क्या? टांका को दिया, सिर लगी, खून गया। तो ये सांड के कारण आपकी मतलब
अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा टोंक ने श्री देवनारायण वीर गुर्जर छात्रावास टोंक में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भूज की प्रतिमा पर माला पहनाकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा टोंक के जिलाध्यक्ष राम नरेश गुर्जर के नेतृत्व में बड़ी धूमधाम से जयंती बनाई गई है। अध्यक्ष ने सम्राट मिहिर भोज के जय घोष में हर हर भोज, घर घर भोज, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज अमर रहे के नारे लगाकर संबोधन दिया और समापन किया है। महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश हर्षल ने सम्राट मिहिर भोज की जयंती पर प्रकाश डाला। इस दौरान समस्त गुर्जर समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। झालावाड़ के गंगधार थाना क्षेत्र के मल्हारगंज इलाके में स्थित छोटी कालीसिंध नदी में एक महिला ने नदी की पुलिया से छलांग लगा दी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलने पर इलाके के ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन को मामले की सूचना दी गई है। सूचना पर गंगधार से पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया गया, लेकिन 4 घंटे से अधिक की मशक्कत के बाद भी अब तक नदी में बही महिला का कोई पता नहीं चल पाया है। बारां में शाहबाद आदिवासी क्षेत्र के लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बताया गया कि राजस्थान सरकार की ओर से बजट घोषणा में जनजातीय तीरंदाजी अकादमी शाहबाद के लिए स्वीकृत हुई थी, लेकिन क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने मिलकर उपखंड अधिकारी और तहसीलदार से मिलकर ढिकमानी गांव में इसे स्वीकृत करवा दिया। ये कार्य 70% जनता के विरोध में किया गया है, जबकि जनजाति की आबादी शाहबाद उपखंड के 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर बसी है, जिसका जनजाति का 70% शाहबाद क्षेत्र में है। शाहबाद के लिए वो किन्हीं लोगों ने मिलकर के उसको ढिकमानी के लिए ट्रांसफर करा दिया। अब बजट भी सेंक्शन हो गया। उपखंड है ये, यहाँ की हर चीज़ कैलवाड़ सम्रानियाँ ले जाते हैं अधिकारी नेतागढ़। ये हमें स्वीकार नहीं है। हम चाहते हैं कि शाहबाद। राजधानी जयपुर के कच्ची बस्ती में रहने वाले बच्चों ने इस गणेश चतुर्थी को खास बना दिया है। इन बच्चों ने मिलकर इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं तैयार की है, जो पूरी तरह से मिट्टी, आटे और प्राकृतिक रंगों से बनी है। कुछ बच्चों ने तो पुराने अखबार और रद्दी सामग्री का भी उपयोग कर सुंदर प्रतिमाएं बनाई हैं। इस पहल का मकसद न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण है, बल्कि बच्चों को सृजनात्मकता, आत्मनिर्भरता और पारंपरिक मूल्यों से जोड़ना भी है। बच्चों को मार्गदर्शन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई गई। प्रतिमा निर्माण की कल्पनाशीलता और मेहनत बच्चों की अपनी रही। स्थानीय निवासियों और अभिभावकों ने भी बच्चों के इस प्रयास की सराहना की है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि आने वाले वर्षों में वो भी सिर्फ इको फ्रेंडली गणेश ही स्थापित करेंगे। प्रयागराज के पश्चिम पीठ के जगत गुरु वल्लभाचार्य रामानंदाचार्य आज जोधपुर पहुंचे। इस दौरान सच बेधड़क के ब्यूरो चीफ प्रदीप जोशी ने खास बातचीत उनसे की, जिसमें हिंदू और हिंदुत्व के महत्व के साथ साथ धर्म और धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बात की गई है। गुरु रामानंदाचार्य आज जोधपुर सूर्य नगरी पधारे हैं, जिनसे हम विशेष और खास बात करेंगे किस तरह से हिंदू और हिंदू धर्म और वैष्णव समाज को इस और अग्रसर होना चाहिए, क्या भ्रांतियां देश भर में फैली हुई है। महाकुंभ की अगर बात करें, उसके बाद में जो हिंदुत्व बढ़ा है, महाराज जी पहले तो आपको नतमस्तक है। जगत गुरु की उपाधि से आपको नवाजा गया, रामानंदाचार्य की उपाधि से नवाजा गया। किस तरह के हालात आज देश में हिंदुत्व वैष्णव समाज को लेकर अगर कहें तो क्या बना? देखिए, आज हमारे यहाँ की यदि कोई परिस्थिति है तो ईर्ष्या और द्वेष से हम युक्त हैं। हम बड़े ये छोटे इस भावना को परित्याग करके केवल एक हमारी भावना ये हो कि हमें वैदिक सनातन धर्म की धर्म ध्वज को सुरक्षित करने के लिए, चाहे हम भगवा वेशधारी हों, चाहे हम भक्तजन हों, हमें किसी भी संत के प्रति, किसी भी ग्रंथ के प्रति हमें आपस में किसी प्रकार का मताभेद नहीं होना चाहिए। यदि उस मताभेद को लेकर के हम चलते रहेंगे तो निश्चित कहीं न कहीं हम कमजोर होंगे। अब रही बात सनातन धर्म की रक्षा और सनातन धर्म की सुरक्षा, तो सनातन धर्म की रक्षा और सनातन धर्म की सुरक्षा का सिर्फ एक ही सूत्र है कि हम अपने धर्म ग्रंथों पर विश्वास करें, अपने धर्माचार्यों पर विश्वास करके और उन धर्माचार्यों के मार्गों पर प्रशस्त होकर के हम आगे बढ़ें। यही हमारी भारतीयता और यही हमारी वैदिक सनातन धर्मता की रक्षा का पहला कदम होगा। क्या है हिंदू और क्या है हिंदुत्व, इनमें क्या कोई फर्क है? देखिए, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। हिंदुत्वता जो हमारी है वो विस्तारता है, और जो विस्तारता है वही हिंदुत्वता है।
जो विकसित करता है वह हिंदू है, जिसकी भावना विकसितता की है वह हिंदू है, जिसको संपुटता की आस्था है वो अन्य है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, पर विस्तारवादी यदि उदारवादी कोई है तो वो हमारा सनातन धर्म हिंदू है। हिंदुत्वता की बात, हिंदुत्वता का केवल एक ही अर्थ ही है, केवल विकास, विकसितता, प्रज्वलिता और उत्तुंगता, यही हिंदुत्वता है। धर्म और धर्मांतरण ये काफी बड़ा है। धर्मांतरण हो रहे हैं, किस और विचलित हो रहे हैं, किस दिशा की ओर जा रहे हैं, कहीं धर्म में ये परिवर्तन का तो नहीं लग रहा? देखिए, ऐसा है कि धर्म न दूजो पाप समाना, यदि कोई सबसे बड़ा पाप है जीवन में तो दूसरा धर्म स्वीकार करना ही पाप है। तो जो धर्म का परित्याग करते हैं तो अपने आप में आपके इस चैनल के माध्यम से निर्णय ले सकते हैं कि वो पुण्य का कर्म कर रहे हैं या पाप का कर रहे हैं। गौ सेवा का संकल्प की अगर बात करें तो गाय को बचाना है, पूरा राष्ट्र इस ओर लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? गावो विश्वस्व देवा, गाय में ही हमारे संपूर्ण देवताओं का वास होता है। तो गाय की रक्षा और गाय के लिए हमें व्यवस्था देना, गाय की रक्षा करना, ये मेरा परम कर्तव्य है, मेरा परम दायित्व है। यही हमारा वैदिक सनातन धर्म का प्रथम कर्तव्य है। भरतपुर के बयाना से खबर है। यहाँ पर सम्राट वीर भोज की जयंती पर रैली निकाली गई है। गुर्जर समाज ने भव्य बाइक रैली निकाली है। विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। सैकड़ों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। युवाओं में उत्साह भी नजर आया। भरतपुर के बयाना से खबर है। यहाँ पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ के तत्वाधान में मंडल मुख्यालय भरतपुर से आए सीओ स्काउट देवेंद्र कुमार मीणा और श्रीमती कल्पना शर्मा गाइड का स्काउट गाइड रावर रेंजर गतिविधियों का अवलोकन किया। प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर स्काउट गाइड देवनारायण कन्या महाविद्यालय के एवं राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर फिरोज अख्तर ने अपने अपने ग्रुप्स की विजिट करवाकर स्काउट गाइड रोवर रेंजर गतिविधियों से उन्हें अवगत करवाया। स्थानीय संघ सचिव जगमोहन रावत के अनुसार स्काउट समेत आदि लोग यहां पर मौजूद थे। देवनारायण कन्या महाविद्यालय में रेंजर टीम का रजिस्ट्रेशन किया गया। बयाना में रोवर एवं रेंजर के राज्य पुरस्कार आवेदन भरवाए गए। सभी बच्चे स्काउट गाइड वेश में मौजूद रहे। खबर जयपुर के जमवारामगढ़ से है। यहाँ पर जमवारामगढ़ विधायक महेंद्रपाल मीणा जयपुर पहुंचे। कृषि मंत्री और सांसद सीबी जोशी से मुलाकात की है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल से क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति को लेकर उन्होंने चर्चा की। किसानों को निःशुल्क खाद बीज उपलब्ध कराने की बात कही है। जमवारामगढ़ में कृषि विभाग का एडी ऑफिस सृजित करने की मांग भी उन्होंने की है। अब विधायक सांसद संवाद में वो शामिल होने के लिए भी आज पहुंचे थे। बारां में शाहबाद राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं को उजागर किया है। इस महाविद्यालय को स्वीकृत तो किया गया, लेकिन इसका भवन निर्माण अभी भी अधूरा है। वर्तमान में ये महाविद्यालय मुंडियार कस्बे के शाहपुरा प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन में अस्थायी रूप से संचालित हो रहा है, जिसे बारिश के कारण शाहबाद के राजकीय महाविद्यालय में स्थानांतरित किया गया। छात्रों ने ज्ञापन में बताया कि अस्थायी भवन की स्थिति खराब है, जिसमें उचित कक्षा कक्ष, बैठने की व्यवस्था, खेलकूद की सुविधाएं नहीं है। जो कॉलेज मुड़ियर स्कूल में चलता था वो शाहबाद कॉलेज में चलने लगा है। ये स्टडी के साथ साथ एक ये भी है, जो आसपास के गांव हैं वहाँ के जो बच्चियों के मम्मी पापा हैं तो उनके मम्मी पापा ना वो बच्चे अपनी लड़कियों को गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, वो इस स्कूल में नहीं आने देते। तो ये भी कॉलेज को दोबारा मुंडिया में सेटअप करने के लिए आए थे। हमें हमारा कॉलेज एक स्थायी स्कूल में चलता था, तो पानी की वजह से थोड़ा उसमें खराबी आ गई थी, जिसके कारण हमें बॉयज़ कॉलेज में सेटअप कर दिया था। बहनों के लिए कॉलेज खोला गया है, मगर उसमें कुछ समस्या तो उसकी मरम्मत कराइए। भाइयों के कॉलेज में बहनें नहीं पढ़ेंगी, समस्या ये है मेन। तो अगर उस कॉलेज में मुंडियर वाली में वो कुछ समस्या तो उसकी मरम्मत कराई जाए। और नई बिल्डिंग का भी कार्य चल रहा है तो वो पूर्ण नहीं हो पाया, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? नई बिल्डिंग का साधन चल रहा है जी, तो उसमें पर्याप्त कमरे नहीं।